वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आगे हम साइकोलॉजी को कंटिन्यू करते हैं। तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है 11 वर्ष की आयु पर। उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं में किस आवश्यक तत्वों में परिवर्तन समझते लगते हैं। तो इसकी डेफिनेशन दी हुई है, हम देखते हैं। विकास की महत्वपूर्ण संप्रत्ति। जन्म के प्रथम माह में शिशु स्वयं के शरीर की आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए क्रियाएं करता है, जैसे भूख लगने पर रोना, सर्दी में कांपना, गर्मी में परेशान होना, जोर की आवाज़ सुनकर चौंकना। 3 से 6 माह की आयु में वस्तुओं को पकड़ने का प्रयास करना, माँ को देखकर मुस्कुराना, शोरों की ध्वनि निकालना। 6 माह की आयु में व्यंजनों की ध्वनि करना, अपना नाम सुनकर प्रतिक्रिया देना। 10 से 13 माह की आयु में ज़्यादातर बालक अपनी प्रथम सार्थक शब्द बोलना शुरू कर देते हैं। 24 माह की आयु में 2 शब्दों तक के सामान्य वाक्य बोलने की योग्यता का विकास हो जाता है। 5 से 6 वर्ष की आयु में बालक को अपने वातावरण का ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से होता है, पर अभी तक ज्ञान इंद्रियां पूर्ण विकसित नहीं होती है। फिर आ जाता है 8 से 9 वर्ष की आयु में बालक को समय, दिन, तारीख आदि का ज्ञान हो जाता है तथा बालक की दृष्टि और श्रवण इंद्रिया या पूर्णतः विकसित हो जाती है। 10 वर्ष की आयु में बालक को अपने दैनिक जीवन की दिनचर्या का ज्ञान अच्छे से हो जाता है और वह अपने व्यक्तिगत कार्य स्वयं कर सकता है। 11 वर्ष की आयु में बालक में तर्क, जिज्ञासा का निरीक्षण शक्ति का विकास हो जाता है। 12 वर्ष की आयु में तर्क के साथ साथ समस्या समाधान करने की क्षमता विकसित हो जाती है। नैतिक विकास है। निम्नलिखित में से पियाजे द्वारा वर्णित नैतिक विकास का स्तर नहीं है, तो वह है नैतिक अधिकार। फिर डैश की अवस्था तक बालक की दृष्टि और श्रवण इंद्रिया पूर्ण विकसित हो जाती है। 9 वर्ष की आयु में निम्न में से कौन सी कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की स्वीकृति नहीं है। भूमिका, संदेह, अभिमुखता। नैतिक विकास में प्रश्नों के सही और गलत संबंधी निर्णय में सामयिक चिंतन, क्रिया प्रतिक्रिया कहलाती है। नैतिक तार्किकता कहलाती है। पहले का नैतिक विकास सिद्धांत 3 पेज के बालक बालिकाओं के साक्षात्कार के आधार पर नैतिक विकास के 3 मुख्य स्तर बताए हैं। नैतिक यथार्थता, नैतिक समानता, नैतिक सापेक्षता। फर्स्ट है नैतिक यथार्थता, मोरल रियलिज्म। 7 से 8 वर्ष तक इसे विषम नैतिकता, हेटेरोनोमस मोरालिटी अथवा व्युत्पन्न की नैतिकता, मोरालिटी और कंसंट्रेशन भी कहते हैं। इस नैतिक स्तर पर जो कुछ भी बड़े नियम और कायदों आदि के द्वारा तय किया जाता है वही उचित और सही होता है। नैतिक समानता, मोरल इक्वलिटी। 7 से 8 वर्ष से 12 वर्ष तक के इस स्तर में समय आवश्यक पियर्स के साथ अंतःक्रिया में वृद्धि होती है। यह अंतःक्रिया वस्तुतः समानता, इक्वलिटी तथा निर्णय लेने के संबंधों गिव एंड टेक रिलेशनशिप पर आधारित होती है। बालक सहयोगात्मक खेलों में अधिक रुचि लेने लगता है। नैतिक सापेक्षता। 12 वर्ष से ऊपर नैतिक विकास का यह स्तर सर्वाधिक विकसित स्तर पियाजे ने इसे स्वायत्त नैतिकता या स्वायत्त ऑटोनोमस मोरालिटी अथवा सहयोगात्मकता, नैतिक मोरालिटी ऑफ कोऑपरेशन के नाम से भी संबोधित किया है। यह स्तर सामान्यतः 12 वर्ष की आयु में प्रारंभ होता है। इस स्तर पर न्याय की संकल्पना मुख्यतः समानता, इक्विलिटी और कॉन्सेप्ट डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस पर आधारित होती है तथा विपरीत न्याय की समानता का प्रत्यय प्रबल हो जाता है। नैतिकता को पारस्परिक समानता पर आधारित स्वीकार किया जाता है। नैतिक यथार्थता, नियमों का अंधा अनुसरण। नैतिक समानता, नियमों की व्याख्या। नैतिक सापेक्षता, कार्यों की व्याख्या। 9 वर्ष के बालक की नैतिक तर्कणा होती है, तो इसका आंसर नहीं दिख रहा है। कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार परंपरागत नैतिक अंतर्गत में आने वाली नैतिक व्यवस्थाओं का
सही कर्म का चयन कीजिए, इसमें भी नहीं दिख रहा है। कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार व्यक्तिगत आवश्यकता एवं दूसरों के नियम सहित और गलत निर्धारण करते हैं, नैतिक विकास के स्तर का प्रतिनिधित्व करते हैं। पूर्व परंपरागत अमेरिका मनोवैज्ञानिक लॉरेंस कोहलबर्ग ने पियाजे के नैतिक विकास से संबंधित विचारों को विस्तृत कर नैतिक विकास के सिद्धांतों को प्रस्तुत किया। उन्होंने 10 से 16 वर्ष की आयु के बच्चों को से साक्षात्कार के आधार पर अपने नैतिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उन्होंने बच्चों के सामने कहानियाँ के रूप में नैतिक दुविधा मोरल डिलेमास को प्रस्तुत किया। इनमें हीनवास डिलेमा सर्वाधिक प्रचलित हुई। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के प्रमुख 3 स्तर और 6 प्रमुख सोपान बताए। पूर्व परंपरागत नैतिक तर्क पूरी कन्वेंशनल लेवल 4 से 10 वर्ष नैतिक तर्क दूसरों के मानकों पर आधारित कार्य का अच्छा है बुरा उसके भौतिक परिणाम पर आधारित होता है। दंड एवं आज्ञाकारिता उन्मुखता पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन कार्य का स्थूल परिणाम उसे अच्छा या बुरा बनाता है। बच्चे प्राय दंड से बचने के लिए कार्य करते हैं। एक छोटा बच्चा गृह कार्य अध्यापक की मां से बचने के लिए करता है। यांत्रिक सापेक्षिक उन्मुखता इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविज्म ओरिएंटेशन बच्चों की परंपरागत सहभागिता अपने फायदे के लिए होती है, जैसे कुत्तेसा की प्रवृत्ति टिट फॉर टैट। वह अच्छा कार्य उसे मानता है जिससे उसे व्यक्तिगत लाभ हो। एक बच्चा कोई कार्य इसलिए करता है कि वह में कुछ प्राप्त हो। परंपरागत नैतिकता नैतिक तर्क कन्वेंशन लेवल 10 से 13 वर्ष दूसरों के मानकों या रूढ़ियों और परंपराओं को स्वयं में अंगीकृत कर लेता है। परंपरागत नियमों दायित्व के प्रति समर्थन व औचित्य का भाव रहता है। गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन बालक प्रशंसा व अनुमोदन के प्रति आकृष्ट होता है। सहयोग को व्यक्तिगत के सर्वोत्तम आचरण के रूप में स्वीकार किया जाता है। लोग उसके बारे में क्या कहेंगे और दुनिया क्या सोचेगी, ऐसे भाव। एक बालक कक्षा में अच्छे नंबर आने के बाद भी टीचर से कॉपी में गुड वेरी गुड लिखने के लिए कहता है। सामाजिक क्रम संपोषित उन्मुखता सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन सामाजिक दृष्टि से स्वीकृत नियमों का दायित्व के अनुरूप कार्य करने की भावना। मनुष्य नैतिकता के नियमों से बंधा हुआ है, वह उनसे ऊपर नहीं है। कानूनी व्यवस्था सर्वोपरि। उत्तर परंपरागत नैतिक तर्क पोस्ट कन्वेंशन लेवल 13 वर्ष से ऊपर बालक का नैतिक आचरण पूर्णतः आंतरिक नियंत्रण में होता है। सामाजिक अनुबंध सोशल कंस्ट्रक्ट ओरिएंटेशन प्रजातांत्रिक रूप से मान्य व्यक्ति एक अधिकार व नियमों का पालन नियमों व परंपराओं का तार्किक व आलोचनात्मक ढंग से मूल्यांकन। सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत उन्मुखता यूनिवर्सल एथेटिक प्रिंसिपल व्यक्ति दूसरे के विचारों व नैतिक प्रतिबंधों से ऊपर उठकर मानव मात्र के कल्याण के बारे में सोचता है। यह सिद्धांत तार्किक व्यापकता सार्वभौमिकता व एक रूपता से युक्त होते हैं। परोपकारिता का भाव यह नैतिकता की उच्च अवस्था है। 1% लोग ही यहाँ तक पहुँच पाते हैं, जैसा महात्मा गांधी भगत सिंह देश के जवान आदि। मनोसामाजिक विकास एरिक्सन के अनुसार बच्चों का मनोसामाजिक विकास 8 चरणों में होता है। 1 कक्षा 3 का छात्र 9 के आम आसपास विकास के किस चरण में मेल खाता है? पृष्ठभूमिहीनता एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत में उद्यमता बनासहीनता विकास की निम्न से कौन सी अवस्था से संबंधित है? उत्तर बाल्यावस्था। निम्न से कौन सी एरिक्सन द्वारा प्रदत्त मनोसामाजिक अवस्था पहले बनाम गिलानी की अनुमति आयु प्रसार है? 3 से 6 वर्ष। एरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत यह जन्म से मृत्यु तक 8 अवस्था के द्वारा व्यक्ति की मनोसामाजिक दशा को बताता है। इस अवस्था की अवधि के विकास के सिद्धांत भी कहते हैं। एरिक्सन फ्रायड के विद्यार्थी थे, अतः इस सिद्धांत की प्रथम 5 अवस्थाएं फ्रायड की 5 मानव और लैंगिक अवस्था के समानांतर है। एरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत का विकास। मनोसामाजिक अवस्थाएं। फर्स्ट है विश्वास बनाम अविश्वास। 1.5 वर्ष शेष अवस्था है। इस अवस्था में शिशु माता पिता की
देखभाल में रहता है। यदि शिशु की अच्छी उत्तरदायित्वपूर्ण देखभाल की जाए तो शिशु में विश्वास का विकास होता है कि दुनिया अच्छी है। वहीं अगर उस पर ध्यान नहीं गया और नेग्लेक्ट किया गया तो उसमें अविश्वास की भावना विकसित हो जाती है और उसमें दूसरों के प्रति डर, संदेह, आशंका जैसी अनुभूतियाँ विकसित हो जाती है एवं आसक्ति का विकास हो जाता है। इस अवस्था में बच्चे पूर्णतः दूसरों पर निर्भर रहते हैं। ऐसी स्थिति में बालक बड़ा होकर आत्मविश्वास की कमी के साथ कुंठाग्रस्त और विमुख हो जाता है। यह फ्राइड की प्रमुख चूषण अवस्था ओरल स्टेज के समानांतर है। मनोविज्ञानी मनोसामाजिक शक्ति, वर्च्यू, आशा, होप, मनोसामाजिक गतिविधि, भोजन, फीडिंग। नेक्स्ट है आत्मनिर्भरता बनाम शंका व लज्जा। इस अवस्था में बालक में कुछ क्षमताएं जैसे न्यूरोपेशीय परिपक्वता, सामाजिक विभेद तथा शाब्दिक अभिव्यक्ति विकसित हो जाती है, जिससे वे अधिक से अधिक कार्य स्वयं करना चाहते हैं। इसे आत्मनिर्भरता कह जाते हैं। मनोसामाजिक शक्ति, इच्छा शक्ति 1.5 से 3 वर्ष की अवस्था में भी आती है। शेष अवस्था के उत्तरार्ध से लेकर प्रारंभिक बाल्यावस्था के पूर्वार्ध तक यहाँ आत्मनिर्भरता तो हो, परंतु यह प्रतिबंधित है क्योंकि बालक को माता पिता के नियंत्रण में कार्य करने की स्वतंत्रता मिलती है। परंतु यदि माता पिता ऐसी उम्मीद करें जो बालक की क्षमता से बाहर हो या छोटा समझकर कार्य नहीं करने दे तो उसमें लज्जाशीलता की भावना विकसित हो जाएगी और उसमें स्वयं पर संदेह, व्यर्थता, शक्तिहीनता जैसी मनोवृत्तियाँ विकसित हो जाएगी। यह फ्राइड के गुदिया अवस्था अनल स्टेज के समानांतर है। मनोसामाजिक गतिविधि, शौचालय परीक्षण। फिर है पहल बनाम अपराध बोध, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। 3 से 6 वर्ष, प्री स्कूल एज, टॉय एज, अर्ली चाइल्डहुड एज। बालक का शारीरिक, सामाजिक, बौद्धिक और संवेगात्मक सभी पक्षों में तीव्र गति से विकास होता है। आत्मनिर्भर व्यवहार का विकास जो पहल का रूप ले लेता है, जैसे पालतू जानवरों का ध्यान रखने जैसे कार्य की पहल, लालसा, उत्तरदायित्व की भावना का विकास। वर्च्यू प्रपोजल, माता पिता प्रोत्साहित न करके यदि डांटने, प्रताड़ित करे तो अपराध बोध की भावना का विकास। प्लेइंग विद टॉयज, यह फ्राइड की लैंगिक अवस्था फैलिक स्टेज के समानांतर है। उद्यमिता बनाम हीन भावना, इंडस्ट्रियल वर्सेस इंफीरियरिटी। 6 से 12 वर्ष, स्कूल एज, प्ले एज। स्कूल में बालक दूसरे बालकों के साथ सहयोगात्मक रवैये के साथ कार्य करना सीखता है, जिसके फलस्वरूप उसमें उद्यमशीलता का विकास होता है। यही बालक के साथ यदि घर व स्कूल के अनुभव नकारात्मक रहे या साथी समूह के साथ उसमें कमतर होने की भावना का विकास हुआ तो उसमें हीन भावना ग्रंथि, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स विकसित हो जाएगा। यह बालक की उद्योग उम्र का प्रारंभ है। बालक सीखने और योजना बनाने के लिए जल्दी तैयार हो जाते हैं। बालक जो करता है उसमें साधिकारिता में श्री चाहता है। यह फ्राइड की सुप्त अवस्था लेटेंट स्टेज के समानांतर है। मनोसामाजिक शक्ति, वर्च्यू, कॉम्पिटेंसी, मनोसामाजिक गतिविधि, विद्यालय, स्कूल। फिर है 5वीं पहचान बनाम पहचान भ्रांति, आइडेंटिटी वर्सेस डुअल कन्फ्यूजन। 12 से 18 वर्ष, विश्वास, आत्मनिर्भरता, पहल करना व उद्यमिता मिलकर किशोर को अपनी एक पहचान बनाने में योगदान देते हैं। किशोर द्वारा अपनी विभिन्न भूमिकाओं का एकीकरण इस अवस्था का प्रमुख गुण है, परंतु यदि किशोर अपनी पहचान व भूमिका का एकीकरण सही से नहीं कर पाए तो उसे पहचान भ्रांति का सामना करना पड़ेगा। सामाजिक मनोवैज्ञानिक शक्ति, फिडेलिटी। इस अवस्था में किशोर का एक पुत्री या पुत्री, विद्यार्थी, खिलाड़ी या मित्र आदि की भूमिका को एकीकृत कर एक मनोसामाजिक पहचान बनाना जरूरी है। यहाँ किशोर अपने मूल्य व व्यावसायिक लक्ष्यों की खोज करते हुए अपनी एक व्यक्तिगत पहचान बनाता है। यदि इसका परिणाम नकारात्मक हुआ तो किशोर अपने भविष्य को लेकर भ्रांति, कन्फ्यूजन में रहेगा। यह फ्राइड की जननांगीय अवस्था, जेनाइटल स्टेज के समानांतर। मनोसामाजिक गतिविधि, सामाजिक संबंध, सोशल रिलेशनशिप। 6 है घनिष्ठता बनाम अलगाव, इंटिमेसी वर्सेस आइसोलेशन। 18 से
35 वर्ष। इस अवस्था में युवक दूसरों के साथ सामाजिक लैंगिक घनिष्ठता बनाने के लिए उत्सुक रहते हैं, परंतु पूर्व में निराशाजनक अनुभवों के कारण युवाओं में इस अवस्था में अलगाव की भावना अभी बढ़ जाती है। इसे कहते हैं मनोसामाजिक शक्ति लव बच्चों। घनिष्ठता का एक पक्ष एकात्मकता का भाव भी होता है। इसके अभाव में एकाकीपन आने लगता है। एकाकीपन के चलते संबंध औपचारिक, उदासीन व खोखले हो जाते हैं। मनोसामाजिक गतिविधि, मनोसामाजिक अंतरंग संबंध, रोमांटिक रिलेशन। जननात्मक बनाम स्थिरता, जनरलिटी वर्सेज स्टेग्नेशन। जननात्मक से आशय है व्यक्ति द्वारा अपने संतान तथा जिस समाज में उनके संतान रहेगी उनको उन्नत बनाने की चिंता, अर्थात वह समाज व अपने बच्चों दोनों के विषय में सोचता है, और यदि व्यक्ति ऐसा करने में असफल रहे तो वह निष्क्रिय और रुग्ण मानसिकता से ग्रस्त हो जाएगा। वह उसमें स्थिरता की भावना विकसित हो जाएगी। मनोवैज्ञानिक मनोसामाजिक शक्ति वर्चू, या फिर मनोसामाजिक गतिविधि कार्य अभिभावन। संपूर्ण बनाम हताशा, इंटीग्रिटी वर्सेस डिसअपियर। 65 वर्ष की आयु तक मानी जाती है अंतिम अवस्था। इस अवस्था इसमें व्यक्ति भविष्य की न सोचकर अपने बीते दिनों के विषय में सोचता है, और यदि एक सकारात्मक निष्कर्ष पर पहुंच जाए तो उसे संपूर्ण का एहसास होगा, परंतु यदि अपने पिछले जीवन के साथ विषय में यदि असंतुष्टि भरी सोच बना ले तो वह हताशा से गिर जाएगा। इसमें किए व न किए हुए का पछतावा, मृत्यु से भय, स्वयं से घृणा भाव उत्पन्न हो जाएगा। मनोसामाजिक शक्ति विजडम, मनोसामाजिक गतिविधि, बीते समय का अवलोकन, रिफ्लेक्टिंग टुवर्ड्स लाइफ। संवेगात्मक विकास, ब्रिग्स के वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा संवेग शिशु में सबसे अंतर में विकसित होता है? हर्ष, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बालक और प्रौढ़ के संवेगों के बारे में सही नहीं है? प्रौढ़ के संवेग बालक की तुलना में तुरंत जल्दी परिवर्तित होते हैं। ब्रिग्स के संवेग विकास की स्कीम अवस्था के अनुसार बालकों में ईर्ष्या सर्वोत्तम निम्नलिखित में से कौन सी आयु में प्रकट होती है? 18 माह में। ब्रिजेस के अनुसार उत्तेजना भाग है संवेगात्मक विकास का। संवेग से विपर्याय है अंदर के भावों का प्रकट। यह एक उत्तर प्रभाव विप्लव की स्थिति है। विशेष संवेगों में विपक्षता होती है। यूनिवर्सलिटी संवेगों में व्यक्तिगतता होती है। एक परिस्थिति में दो से अलग अलग विचार होते हैं। संवेग स्थानांतरीय होते हैं। एक समय में एक परिस्थिति में अलग अलग संवेग आना, जैसे दया व क्रोध, लड़ना। संवेगात्मक स्थिति में शारीरिक मानसिक परिवर्तन लिए देते हैं। संवेगात्मक स्थिति में विचार शक्ति का लोप हो जाता है। संवेगात्मक स्थिति अस्थायी, कभी गुस्सा कभी होना। संवेगात्मक का संबंध मूलवर्ती से है और यह व्यक्ति अभिप्रेरित कर सकते हैं। शेष अवस्था में संवेगात्मक विकास, ब्रिग्स के अनुसार जन्म के समय शिशु में केवल उत्तेजना होती है, किंतु 2 वर्ष तक आते आते सभी संवेगों का विकास हो जाता है। एक्साइटमेंट, कष्ट, डिस्ट्रेस, उत्तेजना, आनंद। फिर जो कष्ट अनुभव होता है, फियर, भय, डिस्गस्ट, घृणा, क्रोध, ईर्ष्या, जलसी, ईर्ष्या, कष्ट, उत्तेजना, डिलाइट, आनंद है, हर्ष, उल्लास, इलेशन, अफेक्शन, वयस्कों के प्रति प्रेम, बच्चों के प्रति प्रेम। यह चलता है बच्चों के प्रति प्रेम। शिशु जन्म से ही संवेगात्मक व्यवहार प्रस्तुत करने लग जाता है, जैसे रोना, हंसना। शिशु के संवेगों में अस्थिरता होती है। शिशु के संवेग अस्पष्ट होते हैं। धीरे धीरे उनमें स्पष्टता आती है। सामान्य से विशिष्ट की ओर इडिपस व इलेक्ट्रा ग्रंथि दृष्टिगत होती है। इडिपस माँ के प्रति बेटे का प्यार 4 से 6 वर्ष। इलेक्ट्रा पिता के प्रति बेटी का प्यार 4 से 6 वर्ष।
बाल्यावस्था का संयोगात्मक विकास। कोले और ब्रूस के अनुसार बाल्यावस्था संयोगात्मक विकास का अनोखा काल है। इस अवस्था में वह शिशु अवस्था जैसा नहीं रहता क्योंकि इसमें भविष्य की चिंता होती है। सामाजिक और अनुशासन के कारण संयोगों की उग्रता में कमी आती है। समूह के कारण प्रतियोगिता व ईर्ष्या की भावना बलवती होती है। निराशा हताशा के कारण क्रोध उत्पन्न होता है। वस्तु के कार्य प्रणाली के बारे में जिज्ञासा जगती है। प्रफुल्लित आनंदीय संयोग की अभिव्यक्ति है। रुचिकर कार्यों के होने पर प्रफुल्लता आती है। स्नेह एक सुखद संयोग है। बालक उनके प्रति स्नेह रखता है जो उसे पसंद होते हैं। किशोर अवस्था का संयोगात्मक विकास किशोरावस्था भाव प्रधान जीवन है। भिन्न संयोगों के कारण विरोधी मानसिक दशा दिखाई देती है। काम वासना का भाव परिलक्षित होता है। वीर पूजा की भावना आती है। स्वाभिमानी और स्वतंत्रता का भाव जागृत होता है। इस अवस्था में भविष्य व्यवसाय पहचान आदि की चिंता दिखाई ही देती है। सामाजिक विकास सामाजिक परंपराओं व तौर तरीकों को सीखने की विधि क्या कहलाती है? सामाजिकरण। सामाजिक विकास से अभिप्राय उस प्रक्रिया से है जिसके आधार पर व्यक्ति सामाजिक परंपरा परिस्थिति तथा रूढ़ियों को पहचानता है, उन्हें समझता है और उनके अनुसार कार्य करता है। सामाजिक परंपराओं और तौर तरीकों को सीखने की विधि सामाजिकरण कहलाती है। सामाजिक विकास जीवन परिवर्तन होते हैं। सामाजिक विकास सामाजिकरण की पहली सीढ़ी है। परिवार सामाजिक विकास के प्रभावित करने वाले एक कारक वंशक्रम एवं वातावरण सामाजिक विकास को प्रभावित करते हैं। शारीरिक व मानसिक विकास सामाजिक व संवेगात्मक विकास एक दूसरे को अनुयायी है। परिवार सामाजिकरण की पहली इकाई है। माता पिता की आर्थिक स्थिति का प्रभाव सामाजिक विकास पर तथा समाज के कार्य आदर्श एवं मूल्य सामाजिक विकास को प्रभावित करता है। विद्यालय कक्षा कक्ष अध्यापक सामाजिक विकास को प्रभावित करते हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम भ्रमण पाठ्य सहगामी गतिविधियां सामाजिक विकास को प्रभावित करते हैं। किशोरावस्था की सामाजिक विकास का पक्ष नहीं है। औपचारिक शिक्षा का आरंभ। शिशुअवस्था में सामाजिक विकास जन्म के 1 वर्ष तक बच्चा घर के सदस्यों को घुल मिल जाता है। यह वह कार्य का अनुकरण करता है। परिचित अपरिचित में भेद आदि समझने लगता है। 2 वर्ष तक के घर के कार्यों में सहयोग करने लग जाता है। 3 वर्ष तक अन्य शिष्यों के साथ खेलना आरंभ कर देता है। 4 वर्ष तक विद्यालय जाता है और नए मित्र बनाते हैं। 6 वर्ष तक आते औपचारिक शिक्षा प्रारंभ हो जाती है और सामाजिकरण की नई नींव पड़ती है। सामाजिकरण का द्वितीय इकाई विद्यालय बाल्यावस्था में सामाजिक विकास समूह में रहने के कारण सहयोग सद्भावना सामूहिकता का संचार होता है। उत्तरदायित्व आत्मनिर्भरता दृष्टिकोणों में वृद्धि होती है। बाल्यावस्था में बहुमुखी होती है। बच्चे घर से बाहर रहना चाहते हैं। बच्चे वह काम करना चाहते हैं जिससे वह लोगों की नज़र में आए। बच्चे माता पिता के साथ रहना चाहते हैं और बड़ों का संरक्षण पाना चाहते हैं। इसके अभाव में वे उद्दंड हो जाते हैं। किशोरावस्था में सामाजिक विकास किशोरावस्था के समूह बाल्यावस्था में अलग गहरे और अधिक स्थायी होता है। किशोर एवं किशोरियों में समलैंगिकता के रास्ते विभिन्न लैंगिक घनिष्ठता और मित्रता बढ़ती है। तार्किकता अमूर्त चिंतन के विकास के कारण दवध सामाजिक परिपक्वता सामाजिक उत्तरदायित्व का भाव जागृत हो जाता है। व्यवसाय चयन को लेकर चिंता और इस कारण सामाजिक संपर्क देखने को मिलता है। राजनीतिक सामाजिक विचारधाराओं से किशोर प्रभावित होता है। सामाजिक संबंधों की अधिकता के चलते बहुमुखी प्रवृत्ति और बलवती होती है। सहयोग सद्भावना उदारता मैत्री नेतृत्व जैसे गुण पहचान के मुकाबले अधिक परिष्कृत होते हैं। विकासात्मक कार्य की अवधारणा जिस मनोवैज्ञानिक द्वारा प्रस्तुत की गई है वह कोलबर्ग विकासात्मक कार्य को रॉबर्ट हेवियस्ट विकासात्मक कार्य से भी पर्याय व्यक्ति की अवस्था विशेष के सामाजिक अपेक्षाएं। यह व्यक्ति से अपेक्षित हुआ सामाजिक कार्य है जो उसे किसी अवस्था विशेष में करना चाहिए, अन्य इसके असर आगे की अवस्था में पड़ता है। शिशुअवस्था व पूर्व बाल्यावस्था जन्म से 6 वर्ष, मध्य बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष, किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष, प्रारंभिक प्रौढ़ावस्था 19 से 23 वर्ष, मध्य प्रौढ़ावस्था 30 से 60 वर्ष, उत्तर प्रौढ़ावस्था 60 वर्ष या अधिक। शिशुअवस्था व पूर्व बाल्यावस्था के विकासात्मक कार्य जन्म से 6 वर्ष चलना
या फिरना सीखना, ठोस भोजन लेना, मलमूत्र त्याग, निरंतर बातचीत करना, सही गलत का अंतर करना, सामाजिक भौतिक जीवन हेतु अवधारणा और भाषा सीखना, लिंगिक अंतर समझना, वैद्य अवस्था के विकासात्मक कार्य, साधारण खेलों के लिए शारीरिक कौशलता सीखना, अपनी उम्र के लोगों में रहना, लैंगिक भूमिका को समझना, पठन लेखन व आंख की सामान्य कुशलता का विकास, नैतिकता और अन्य मूल्यों का विकास, दैनिक क्रियाकलापों का में स्वतंत्रता का विकास, किशोरावस्था में विकासात्मक कार्य, अपने शरीर को वैसे स्वीकार करना जैसा वह हो, शरीर का प्रभावी ढंग से उपयोग, समलैंगिक सहपाठियों के साथ परिपक्वता पूर्ण संबंध, पुरुषोचित व स्त्रीयोचित सामाजिक भूमिका को प्राप्त करना, माता पिता व अन्य वयस्कों से भावना स्वतंत्रता, विवाह व पारिवारिक जीवन की तैयारी, आनंदमय एवं उत्पादक कैरियर के माध्यम से आर्थिक स्वतंत्रता की तैयारी, मूल्य के समुच्चय व नैतिक प्रणालियों को प्राप्त करना और व्यवहार के मार्गदर्शन के रूप में विचारधारा का विकास। परिस्थितिकी मॉडल, व्यक्ति का निकटतम परिवेश जिसमें वह रहता है कहलाता है लघुमंडल। भारतीय संदर्भ में बच्चों विकास को समझने के लिए किस मनोवैज्ञानिक द्वारा पारिस्थितिक मंडल प्रस्तुत किया गया है? इनमें से यह दुर्गानंद सिन्हा ने कहा है। वो निकटतम वातावरण जिसमें व्यक्ति रहता है, सूक्ष्म प्रणाली। बोन फ्रेनबेरनेर के सिद्धांत के अनुसार नियम एवं रीति रिवाज बालक के किस परिस्थितिक तंत्र के उदाहरण हैं? मैक्रो तंत्र। बोन फ्रेनबेरनेर के जीव परिस्थितिकी प्रतिमान के अनुसार युद्ध निम्नलिखित से किस तंत्र में शामिल किया जाता है? क्रोनो तंत्र। बोन फ्रेनबेरनेर के विकास के सिद्धांत के अनुसार वह स्थिति जिसमें विद्यार्थी काफी पर्याप्त समय व्यतीत करता है, जैसे विद्यार्थी परिवार, संगी साथी, विद्यालय और पड़ोस, कहलाता है सूक्ष्म तंत्र। अमेरिकी मनोवैज्ञानिक यूरी ब्रोन फ्रेनबेरनेर के मतानुसार बालक का विकास संसार से सार्थक रूप से प्रभावित होता है जिसमें वह रहता है। उन्होंने इसके 5 स्तर बताए हैं। लघुमंडल, माइक्रो सिस्टम, वह परिवेश जिसमें बालक रहता है और सक्रिय रूप से अंतःक्रिया करता है, जैसे परिवार, कक्षा, अध्यापक आदि। मध्यमंडल, मेजो सिस्टम, वह परिवेश जहाँ बालक के लघुमंडल अंतःक्रिया करते हैं, जैसे अभिभावक और अध्यापक के मध्य संबंध। ब्रह्ममंडल, एक्सो सिस्टम, वह सामाजिक परिवेश जिसमें बालक प्रत्यक्ष अंतःक्रिया न करे किंतु वह बालक के लघुमंडल को प्रभावित करे, जैसे माता पिता का कार्य क्षेत्र का परिवेश, स्थानांतरण आदि। व्रतमंडल, मैक्रो सिस्टम, संस्कृति का वह पक्ष जो व्यक्ति को प्रभावित करता है, जैसे सामाजिक प्रथाएं, सामाजिक सांस्कृतिक मूल्य। घटना मंडल, जीवन क्रम, देश काल की वह सामाजिक ऐतिहासिक परिस्थितियाँ और घटनाएं जो व्यक्ति को प्रभावित करें, जैसे आर्थिक आघात, माता पिता का तलाक आदि। दुर्गानंद सिन्हा ने भारतीय संदर्भ में विकास को समझने के लिए परिस्थितिक मंडल तैयार किया। उनके अनुसार बालक की परिस्थिति को 2 संकेंद्रीय परतों के रूप में देखा जा सकता है। व्यक्ति जैसे परिवार, विद्यालय, साथी, सहयोगी, आस पड़ोस, धार्मिक परिवेश। लघुमंडल, मध्यमंडल में ब्रह्ममंडल, पड़ोसी, कार्यस्थल, जनसंचार, मित्र मंडल। व्रतमंडल, विश्वास, काल, घटना, विचारधाराएं। वंशक्रम में वातावरण, प्रकृति एवं पोषण विवाद निम्नलिखित से कौन से संबंधित है? मानव विकास, वंशक्रम और वातावरण। इसका आंसर फर्स्ट है। अंतःक्रिया का परिणाम, वंशक्रम के अंतर्गत जहाँ पूर्वजों से प्राप्त विशेषताएं आती है जिनका संबंध प्रत्यक्ष रूप से व्यक्ति प्रकृति से, वही वातावरण व परिवेश की व्याख्या करता है जहाँ व्यक्ति का पोषण हुआ है। नेचर वर्सेस नेचर। संज्ञानात्मक विकास में वंशक्रम निर्धारित करता है। तो संज्ञानात्मक विकास का संबंध मनुष्य की मानसिक सक्रिय यह मनुष्य के संवर्धन, प्रत्यक्ष एक्शन, अवधान संबंधी योग्यता संबंध रखता है। प्रश्न के दिए विकल्प में ए विकल्प सिद्ध मस्तिष्क व मानसिक कौशल से सभी आता है। यह विकल्प सही है। फर्स्ट ऑप्शन जो है वो सही है इसका। वंशानुक्रम में वे सभी बातें सम्मिलित है जो व्यक्ति
व्यक्ति, जबकि उसके जीवन का आरंभ हुआ है जन्म के समय नहीं वरना गर्भाधान के समय। जन्म से लगभग 9 माह पूर्व उपस्थित थी। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक द्वारा दिया गया है? वुडवर्थ वंशानुक्रम में वे सभी बातें सम्मिलित हैं जो व्यक्ति में है, जबकि उसके जीवन का आरंभ हुआ है जन्म के समय नहीं वरना गर्भाधान से। जन्म से ये लगभग 9 माह पूर्व उपस्थित थी। जॉन थॉम्पसन वंशानुक्रम क्रमबद्ध पीढ़ियों के बीच उत्पत्ति संबंध के लिए सुविधाजनक शब्द है। डगलस हॉलैंड एक व्यक्ति है के वंशानुक्रम में शारीरिक बनावट, शारीरिक विशेषताएं, क्रियाएं और क्षमताएं सम्मिलित है को वह अपने माता पिता, अपने मूल, अपने अन्य पूर्वजों या प्रजाति से प्राप्त करता है। जेम्स ड्रेबर माता पिता की शारीरिक एवं मानसिक विशेषता का संतान में हस्तांतरण होना वंशानुक्रम कहलाता है। जिस प्रकृति में प्रत्येक पीढ़ी का कार्य माता पिता द्वारा संतानों में कुछ जैविकीय या मनोवैज्ञानिक विशेषताओं का हस्तांतरण करना। इस प्रकार हस्तांतरित विशेषताओं की मिली जुली गठरी को वंशानुक्रम पैतृकता के नाम से पुकारा जाता है। वातावरण का अभावी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, तो वह रोस। एक बच्चा जो एक विशेषता जैसे मौखिक क्षमता में उच्च या निम्न बाद की उम्र में भी रहेगी, यह बढ़ाने के महत्व पर जोर देता है। आनुवांशिक गुण वे जन्मजात योग्यता या विशेषता होती है जो बालक को अपने माता पिता से उत्तराधिकार में मिलती है, अर्थात बालक में जन्म के समय से पाई जाती है। सामान्यतः ऐसी ये सभी विशेषताएं जिनका संबंध मानसिक क्षमता से जैसे बुद्धि, स्मृति, तर्क, चिंतन, मौखिक क्षमता आदि, इनका निर्धारण आनुवांशिकता द्वारा होता है। इसलिए यदि किसी बालक में जन्म यदि कोई मानसिक कौशल क्षमता में उच्च या निम्न है तो बाद के वर्षों में भी रहेगा। मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है? वंशक्रम और वातावरण। विकास व्यक्ति के वंशानुक्रम एवं वातावरण की निरंतर अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप होता है, अर्थात व्यक्ति को विकास अकेले आनुवंशिक या अकेले वातावरण का योगदान न होकर इन दोनों के योगदानों का परिणाम है। के अनुसार यह सिद्ध किया जा चुका है वंशानुक्रम उन सीमाओं को निश्चित करता है जिनके आगे बालक का विकास नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार यह भी प्रमाणित किया जा चुका है कि जीवन के प्रारंभिक वर्षों में दूषित वातावरण कुपोषण या गंभीर रोग जन्मजात योग्यताओं में कुंठित या निर्बल बना सकते हैं। व्यक्ति वंशक्रम और वातावरण का क्षेत्रफल नहीं अपितु गुणनफल है। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक द्वारा दिया गया है? वुडवर्थ व मोरिसन व्यक्ति वंशक्रम और वातावरण का योगफल नहीं अपितु गुणनफल है। मैकआयर व पेज स्वयं प्रणाली उसके जीवन का ढांचा बीते हुए जीवन एवं अतीत पर्यावरण का फल है। पर्यावरण जीवन के प्रारंभ से ही यहाँ तक के उत्पादक कोशों से भी उपस्थित है। जीवन के सभी गुण वंशक्रम में है। इन गुणों का प्रकट होना पर्यावरण पर निर्भर करता है। मैकआयर यह जीवन के प्रत्येक भाग में अंतर्निहित है। यह मनुष्य की शक्तियों को निर्देशित या विमुक्त उत्साह है यह हतोत्साहित करती है। सोरेनसन पैतृक के सम्मेलन के परिणाम को ही वंशानुक्रम कहते हैं। मन वास्तव में प्राणी जो बनता है वह वंशानुक्रम तथा कोशारस द्वारा निर्धारित होता है। जीवन में कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है तो भिन्नता नहीं है। वंशानुक्रम से प्रचलित महत्वपूर्ण नियम एवं सिद्धांत। बीजकोश की निरंतरता का सिद्धांत, लॉ ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म। इसके प्रतिपादक के रूप में वीजमैन का नाम प्रमुख है। इस नियम के अनुसार जीवन का निर्माण करने वाले बीजकोश उत्पादक कोश जर्म सेल कभी नष्ट नहीं होता। जो कि बीजकोश बालकों को अपने माता पिता से मिलता है उसे वह अगली पीढ़ी में हस्तांतरित कर देती है। जीव सांख्यिकी का नियम, लॉ ऑफ बायोमेट्री। इस नियम के प्रतिपादक के रूप में फ्रांसिस गोल्टन का नाम प्रमुख है। इसके अनुसार व्यक्ति का गुण व अवगुण केवल माता पिता से नहीं बल्कि अन्य सभी पूर्वजों से प्राप्त होता है। गोल्टन ने इस हेतु एक सूत्र भी दिया है, आधा माता पिता प्लस 1/4 दादा दादी नाना नानी प्लस 1/8 परदादा परदादी परनाना परनानी। समानता का नियम, लॉ ऑफ रिजेम्बलेंस। इस नियम के अनुसार संतान अपने माता पिता के समान ही होती है। संतान की शारीरिक संरचना व मानसिक गुण उनके माता पिता
से मिलते हैं। लाइक बिगेट्स लाइक विभिन्नता का नियम, लॉ ऑफ वेरिएशन। इस नियम के अनुसार बालक अपने माता पिता के बिल्कुल समान न होकर कुछ अलग होते हैं। इस प्रकार एक माता पिता के बालक दूसरे के समानता रखते हुए भी बुद्धि, रंग और स्वभाव में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। भिन्नता के मुख्य कारण उत्परिवर्तन, म्यूटेशन तथा प्राकृतिक नेचुरल सेलेक्शन, जिसके द्वारा वंशक्रमीय विशेषता उत्पन्न होती है। प्रत्यागमन का नियम, लॉ ऑफ रिग्रेशन। इस नियम के अनुसार प्रकृति विशेष गुण के बजाय सामान्य गुणों का अधिक वितरण करके एक प्रजाति के जीवों को एक ही स्तर पर रखने का प्रयास करती है। अर्थात बालक अपने माता पिता के विशिष्ट गुणों के बजाय सामान्य गुण को ग्रहण करते हैं। इस नियम के प्रवर्तक में सोरेनसन का नाम प्रमुख है। अर्जित गुणों के अवितरण का नियम, लॉ ऑफ नॉन ट्रांसमिशन एक्वायर्ड ट्रेट। यह सिद्धांत कहता है कि माता पिता के अर्जित गुणों का संतान में स्थानांतरण नहीं होता है। विजमैन ने इस हेतुओं पर प्रयोग द्वारा वुडवर्थ ने शारीरिक श्रम करने वाली स्त्री पुरुष के उदाहरण से इसे समझाया है। विकासवाद का पुराना सिद्धांत, ओल्डेस्ट थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। व्यक्ति में वातावरण और क्रियाओं के फलस्वरूप जो परिवर्तन होते हैं उनका संक्रमण संतान में हो सकता है। इस सिद्धांत के प्रमुख समर्थन डार्विन व लेमार्क है। डार्विन का मत केवल शक्तिशाली की ही प्रकृति रक्षा करती है। केवल वही अर्जित गुण हस्तांतरित होते हैं जिनका असर बीजकोश पर पड़ता है। अर्जित गुणों के स्थानांतरण का नियम, लॉ ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एक्वायर्ड ट्रेट्स। लेमार्क के अनुसार व्यक्ति अपने जीवन में जो कुछ भी अर्जित करता है वह उनके द्वारा अगली पीढ़ी की संतति को स्थानांतरित कर दिया जाता है। लेमार्क ने इसी जिराफ की गर्दन से समझाया है। मैकडूगल व पावलोव ने इससे चूहों पर व हैरिसन ने कीट पतंगों पर प्रयोग किया है। निम्न में से मेंडल द्वारा प्रतिपादित वंशक्रम का सिद्धांत नहीं है। प्रत्यागमन का सिद्धांत नहीं है। प्रभाविता का नियम, स्वतंत्रता का नियम, प्रत्यागमन का नियम। अनुवंश के जनक है ग्रेगर मेंडल, 1809। मेंडल का वंशक्रम का सिद्धांत। अनुवंश के जनक जॉर्ज ग्रेगर मेंडल ने मटर पर प्रयोग करते हुए वंशानुक्रम के 3 पर महत्वपूर्ण नियम प्रतिपादित किए हैं। प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस। इस नियम के अनुसार माता पिता में जो गुण प्रभावी होगा वह अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होगा। प्रत्यागमन का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इस नियम के अनुसार सुप्त गुण अपना प्रभाव नहीं खोते। हो सकता है वह आगे की पीढ़ियों में ये गुण प्रभावी हो जाए तो स्वाभाविक है कि वे गुण नजर आने लग जाए। स्वतंत्र अपव्यय का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर। इस नियम के अनुसार किसी एक अनुवांशिक गुण का वितरण दूसरे अनुवांशिक गुण के वितरण से प्रभावित नहीं होता, अर्थात वे स्वतंत्र होते हैं। मनुष्य जीवन का आधारभूत आधार आरंभ मूलत घटना है, केवल एक कोश। मानव जीवन का आरंभ केवल एक कोश युग्म जाइगोट से प्रारंभ होता है। कोश में केंद्र व कोशाला साइटोप्लाज्म पाए जाते हैं। केंद्र में वंशसूत्र होते हैं। माता की जनक कोशिका अंडाणु। जब माता की जनक कोशिका शुक्राणु स्पर्म से निश्चित होने के परिणामस्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। यदि युग्मनज के अंदर रक्त युक्त एक छोटी कोशिका होती है जिसके मध्य में केंद्रक होता है जिसमें वंशसूत्र रहते हैं। संयुक्त कोश युग्मनज में वंशसूत्र के 23 जोड़े होते हैं। जनक कोशिका में 23 वंशसूत्र ही होते हैं। पुरुष के शुक्राणु व स्त्री के अंडाणु मिलकर संतान में 23 जोड़े वंशसूत्र का निर्माण करते हैं। वही जोड़े पुरुष व स्त्री में समान होते हैं किंतु 23वां जोड़ा अलग होता है। यही लिंग का निर्धारण करता है। आनुवंशिकता की इकाई जीन। आनुवंशिकता की इकाई जीन है। यह जीन क्रोमोसोम में पाए जाते हैं। हजारों आनुवंशिक गुण जीन के रूप में प्रत्येक गुणसूत्र में पाए जाते हैं। यह आनुवंशिक गुण इन्हीं जीनों द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। सभी जैविक और मनोवैज्ञानिक विशेषताएं जो एक मानव में होती है वे उत्तराधिकार में प्राप्त जीन प्रारूप गुणों के परिणाम स्वरूप होती है। 143 मानव विकास को प्रभावित करने वाला वातावरणीय कारक नहीं है तो वंशानुक्रम नहीं है। मानव विकास को प्रभावित करने वाले वातावरणीय कारक शुद्ध वायु एवं सूर्य का प्रकाश, पर्यावरणीय परिवेश, संस्कृति, परिवार एवं पालन पोषण, भोजन, समाज व सामाजिक संबंध, जीवन की घटनाएं और दुर्घटनाएं वंशानुक्रम प्रभावित करता है।
उपयोग सभी को, बालक की मूलतः क्षमताओं को, शारीरिक लक्षणों को, बालक की बुद्धि को, मानव विकास पर वंशानुक्रम का प्रभाव, मूलतः क्षमताओं का प्रभाव। थॉर्नडाइक ने बताया कि बालक की मूल क्षमताएं उसके वंशानुक्रम पर निर्भर करती है। शारीरिक लक्षणों का प्रभाव। कार्ल पियर्सन के अनुसार शारीरिक लक्षणों के वंशानुक्रम से प्रभावित होते हैं। उन्होंने बताया कि यदि माता पिता की लंबाई अधिक होगी तो बालक की लंबाई भी अधिक होगी। बुद्धि पर प्रभाव। गार्डन ने कोलिकोक नामक वैज्ञानिक सैनिक के वंशजों का अध्ययन करके बताया कि ये परिवार का इतिहास बुद्धि पर वंशक्रम के प्रभाव को दर्शाता है। इसके अनुसार तीव्र बुद्धि वाले माता पिता की संतान तीव्र बुद्धि की वही मंद बुद्धि माता पिता की संतान मंद बुद्धि ही होगी। प्रजाति की श्रेष्ठता पर प्रभाव। केलनबर्ग ने बुद्धि की श्रेष्ठता का कारण प्रजाति को माना है। व्यवसायिक कुशलता पर प्रभाव। केटल ने अमेरिका के कुछ परिवारों का अध्ययन किया हुए इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि व्यवसायिक कुशलता का प्रमुख कारण वंशानुक्रम है। सामाजिक पहलू का प्रभाव। विनशिप का मानना है कि प्रतिष्ठित व गुणवान माता पिता की संतान भी प्रतिष्ठित प्राप्त करती है। चरित्र पर प्रभाव। डगलस ने जोग के वंशजों पर अध्ययन करके सिद्ध किया है कि चरित्रहीन माता पिता की संतान चरित्रहीन होगी। महानता का प्रभाव। डगलस के अनुसार व्यक्ति की महानता का कारण उसके वंशानुक्रम, व्यक्ति का कद, वर्णन, स्वास्थ्य, बुद्धि, क्षमताएं आदि वंशानुक्रम आधारित होती है। नोट। कोलसनी के अनुसार जिस सीमा तक व्यक्ति शारीरिक रचना को उसके जीवन प्रभावित करते हैं उस सीमा तक उसके मस्तिष्क व स्नायु संस्थान की रचना, उसके अन्य लक्षण, उसकी खेलकूद संबंधी कौशलता और उसकी गणित संबंधी योग्यता भी वंशानुक्रम पर निर्भर करती है। मानव विकास पर वातावरण के प्रभाव को बताने वाले निम्नलिखित कथनों को कथनों का सही युग्म है। विभिन्न प्रजातियों के विकास अंतर का कारण वंशानुक्रम। उचित सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण न मिलने पर मानसिक विकास की गति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अच्छे व्यक्ति अच्छे वातावरण में रहकर व्यक्तित्व का निर्माण बना सकते हैं। मानव विकास पर वातावरण का प्रभाव। शारीरिक विकास पर प्रभाव। फ्रिंज बोनस के अनुसार विभिन्न प्रजातियों के शारीरिक अंतर का कारण वंशानुक्रम होकर मानसिक विकास का प्रभाव। गणन का मत है कि सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण न मिलने के मानसिक विकास की गति धीमी हो जाती है। प्रजाति की श्रेष्ठता पर प्रभाव। कला के अनुसार प्रजाति की श्रेष्ठता का कारण वंशानुक्रम न होकर वातावरण व्यक्ति तौर पर प्रभाव। कुल्य का मत है कि व्यक्ति निर्माण में वंशानुक्रम की अपेक्षा वातावरण अधिक प्रभाव पड़ता है। बाल विकास में वंशक्रम का वातावरण की भूमिका से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चुनाव कीजिए। तो जो असत्य कथन है वह है बालक के विकास में वंशानुक्रम और वातावरण को एक दूसरे से पृथक किया जा सकता है। वंशानुक्रम और वातावरण सापेक्ष महत्व। वंशानुक्रम व वातावरण की अपृथकता। एक बालक के विकास में वंशक्रम व वातावरण को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है और न ही वंशक्रम व वातावरण विकास पर पड़ने वाले प्रभाव में अंतर किया जा सकता है। अर्थात बालक के विकास के लिए वंशक्रम वातावरण का सहयोग अनिवार्य तथा साथ ही यह कहना भी असंभव है कि बालक के विकास में वंशानुक्रम व वातावरण का कितना प्रभाव पड़ता है। वंशानुक्रम व वातावरण का समान महत्व। बालक के विकास के लिए वंशानुक्रम व वातावरण का समान महत्व है। अर्थात वंशानुक्रम व वातावरण जितना अधिक समृद्ध होगा उतना ही अधिक विकास होगा। वंशानुक्रम व वातावरण की पारस्परिक निर्भरता। अर्थात वंशानुक्रम और वातावरण पृथक न होकर एक दूसरे के पूरक सहायक सहयोगी है। यह कहा जा सकता है कि बालक संपूर्ण विकास और व्यवहार उसके वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का फल है। मानव वंशानुक्रम और वातावरण की उपज है। बालक विकास में वंशानुक्रम और वातावरण का संबंध योगात्मक होकर गुणात्मक होता है। अब इसके आगे का जो अध्ययन है वो हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।